बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया नहीं रहीं। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें दूरदर्शी नेता के तौर पर याद किया है। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी और हर संभव मदद देने का वादा भी किया था। लेकिन 11 दिसंबर को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, मगर उनको बचाया नहीं जा सका। खालिदा जिया 80 बरस की थीं। उन्होंने 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। पहली दफा 1991 से 1996 तक, दूसरी दफा 1996 में कुछ दिनों के लिए और तीसरी दफा 2001 से 2006 तक। उन्हें भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्होंने सबसे निर्णायक समय में बांग्लादेश की कमान संभाली थी। कुछ समय तो उन्होंने शेख हसीना के साथ भी काम किया, मगर बाद में दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। शेख हसीना के तख्ता पलट में उनकी पार्टी की बड़ी भूमिका थी। खालिदा जिया पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को शह देने के आरोप भी लगे। इसके चलते भारत में उन्हें शक की नजर से देखा गया। इसके बावजूद उनको नजरअंदाज करना हमेशा मुश्किल रहा। लेकिन क्यों? खालिदा जिया की असली कहानी क्या है? उन्होंने बांग्लादेश की नियति कैसे तय की और उनके जाने का भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं क्यूरिस्तान। तारीख 15 अगस्त 1946। अविभाजित भारत के जलपाईगुड़ी शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया खालिदा खानम। घरवाले उसको प्यार से पुतुल बुलाते थे। उसके पिता इस्कंदर मजूमदार चाय बागान के मालिक थे और माँ तैयबा मजूमदार गृहिणी थी। खालिदा कुल 5 भाई बहन थी। वो 3 बहनों में सबसे छोटी थी। फिर 1947 में भारत का विभाजन हो गया। भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को काटकर पाकिस्तान बना। तब खालिदा का परिवार पूर्वी पाकिस्तान चला गया। उनकी पढ़ाई लिखाई पूर्वी पाकिस्तान में हुई। हालांकि 15 की उम्र के बाद उनके स्कूल या कॉलेज जाने का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने खुद दावा किया था कि उनकी पूरी तालीम घर में रहकर हुई। 15 की उम्र में ही उनका निकाह जियाउर रहमान से हो गया। वो पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। जंग के बाद उनकी पोस्टिंग कराची और क्वेटा में हुई। तब वो परिवार के साथ पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे। वहां से वे लोग 1969 में वापस लौटे। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा और स्वायत्तता का आंदोलन जोरों पर था और पश्चिमी पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे। 1969 में ही अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। फिर याह्या खान राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1970 में लोकतांत्रिक चुनाव कराने का वादा किया। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला था, मगर याह्या ने उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो उसको बुरी तरह कुचला गया। आम बंगालियों का नरसंहार किया जाने लगा। अवामी लीग के नेता शेख मुजीब को भी जेल में बंद कर दिया गया। तब तक जियाउर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और वे पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम में शामिल हो गए थे। शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ही बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की थी। ये घोषणा 26 मार्च 1971 को की गई थी। तब तक आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की स्थापना नहीं हुई थी और ना ही किसी देश ने उसको मान्यता दी थी। जियाउर रहमान के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने दमन बढ़ा दिया था। वे विरोधियों और उनके परिवार के लोगों को कुचलने में जुट गए थे। इसी दौरान खालिदा जिया को भी नजरबंद कर लिया गया। फिर दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग हुई। इसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई, जिसके बाद ढाका में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ऑफिशियली बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। उनके पति जियाउर रहमान को बहादुरी के लिए दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान वीर उत्तम मिला। उन्हें बांग्लादेश की आर्मी में मेजर जनरल बनाया गया। महज 36 की उम्र में वो आर्मी की टॉप लीडरशिप में शामिल हो चुके थे। वो आर्मी चीफ बनकर आराम से रिटायर हो सकते थे, लेकिन नियति में कुछ और था। अगस्त 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीब की हत्या हो गई। फिर जियाउर रहमान के सितारे अचानक चमके। उन्हें पहले तो आर्मी चीफ बनाया गया। उस समय के लिए वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। आरोप लगते हैं कि शेख मुजीब की हत्या में उनका भी हाथ था, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट और हत्याओं का सिलसिला चलता रहा और राष्ट्रपति मौसम की तरह बदलते रहे।
इसी क्रम में अप्रैल 1977 में कुर्सी जियाउर रहमान के पास आ गई। खालिदा जिया उनकी पत्नी थी, इस नाते वो बांग्लादेश की फर्स्ट लेडी बन गई। तब भी उनका ज्यादातर समय चारदीवारी के अंदर ही गुजरता था। एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन मई 1981 में जियाउर रहमान का कत्ल हो गया, जिसके बाद खालिदा जिया ने घर से निकलने का फैसला किया। कट्टर इस्लामी और सैन्य तानाशाही के दौर में उनका बाहर आना कल्पना से परे था। जनवरी 1982 में वो अपने पति की बनाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की मेंबर बनी। मार्च 1983 में उन्हें बीएनपी का उपाध्यक्ष चुना गया और अगस्त 1984 में वो पार्टी की सुप्रीमो बन चुकी थी। उससे पहले 1982 में आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली थी। खालिदा जिया ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने देश भर में रैलियां की, इससे वो आम लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हुई। 1983 में उन्होंने जनरल इरशाद के विरोध में 7 पार्टियों का गठबंधन बनाया। फिर 1986 के आम चुनावों का उन्होंने बहिष्कार किया। अक्टूबर 1987 में उन्हें अवामी लीग का भी साथ मिला। तब तक अवामी लीग की कमान शेख हसीना के हाथों में आ चुकी थी, लेकिन सैन्य तानाशाही का विरोध करने के मामले में खालिदा जिया उनसे आगे थी। इरशाद सरकार ने 1983 से 1990 के बीच उन्हें 7 बार जेल भेजा, मगर वो चुप नहीं रही। उन्होंने साफ कहा था कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं तानाशाह इरशाद को हटाए बिना शांत नहीं रहूंगी। उनके विरोध को आम लोगों का भी समर्थन मिला। आखिरकार दिसंबर 1990 में इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा, फिर चुनाव कराए। उससे पहले ही शेख हसीना और उनके रास्ते अलग हो चुके थे। 1991 में हुए चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े। इस चुनाव में बीएनपी जीत गई। पार्टी सुप्रीमो होने के नाते खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। वो किसी इस्लामी देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। उनसे पहले बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। पहले कार्यकाल में खालिदा जिया चर्चित 12वां संविधान संशोधन लेकर आईं। इसने बांग्लादेश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को खत्म कर दिया। फिर प्रधानमंत्री के पास असली शक्तियां आ गईं। अगला चुनाव फरवरी 1996 में हुआ। इसमें भी बीएनपी ने जीत का दावा किया। खालिदा दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन अवामी लीग और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने ये नतीजा नहीं माना, जिसके बाद केयरटेकर सरकार बनाई गई और जुलाई 1996 में दोबारा चुनाव कराए गए। इसमें अवामी लीग को जीत मिली। तब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। खालिदा जिया को विपक्ष में बैठना पड़ा। 1999 में खालिदा जिया ने कई कट्टर इस्लामी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और उनके साथ मिलकर हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्हें इसका फायदा भी मिला। 2001 के चुनाव में खालिदा जिया का गठबंधन जीत गया और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई। इसी कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई भारत विरोधी काम किए। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई। उनके समय में आईएसआई को बांग्लादेश में पैठ बढ़ाने का मौका मिला। इसके जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा खालिदा जिया की सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के कई अलगाववादी गुटों को शरण दी। उन्हें बांग्लादेश के अंदर कैंप लगाने की छूट भी दी गई। 2004 में बांग्लादेश आर्मी ने चटगांव के पास 10 ट्रक हथियार जब्त किए। जांच में पता चला इन्हें असम के अलगाववादी गुट उल्फा को भेजा जा रहा था। उल्फा उन दिनों भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रही थी। उनको हथियार भेजने वालों में बीएनपी और जमात इस्लामी के कई बड़े नेता शामिल थे। उनका मकसद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा और अशांति फैलाना था। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का नाम भी इस कांड में शामिल था। ये वही तारिक रहमान हैं जो 17 बरस बाद बांग्लादेश वापस लौटे हैं। खालिदा जिया के तीसरे कार्यकाल में वो पैरेलल सरकार चलाते थे। उनके खिलाफ घूसखोरी, गबन और हिंसा के कई संगीन इल्जाम भी लगते हैं। इसके चलते उनको डार्क प्रिंस कहा जाता था। भ्रष्टाचार और गबन इतना ज्यादा था कि बांग्लादेश को दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुल्क बताया जाने लगा था। 2007 में खालिदा जिया के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सितंबर 2008 में मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल मिल गई। फिर वो इलाज के लिए लंदन चले गए और वहीं पर बस गए। 25 दिसंबर 2025 को उनकी वापसी हुई। उन्होंने अगले चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उनको पूरे बांग्लादेश में समर्थन मिल रहा है और खालिदा जिया के निधन के बाद सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जुड़ गया है। इसलिए तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। बहरहाल जब खालिदा जिया राजनीति करती थीं, चुनावी रैलियों में खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगलती थीं, वो कहा करती थीं कि अगर अवामी लीग सत्ता में आई तो बांग्लादेश के एक बड़े इलाके पर भारत कब्जा कर लेगा।
तुम लोग बांग्लादेश के नागरिक नहीं रहोगे, भारत तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। खालिदा सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर भी ध्यान नहीं दिया। जमात इस्लामी घोषित तौर पर हिंदुओं के खिलाफ दंगे में शामिल रहती थी, मगर खालिदा जिया उसके साथ बड़े आराम से सरकार चलाती रहीं। इन सब के अलावा नदी जल विवाद, घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मसलों पर भी तनाव बना रहा। इसके चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते रहे। खालिदा जिया की राजनीति और उनका सपोर्ट बेस इसी पर टिका था, इसीलिए वो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करती रहीं। फिर 2006 का साल आया, एक बार फिर चुनाव की बारी थी। ये चुनाव न्यूट्रल केयरटेकर सरकार की निगरानी में होना था, लेकिन उसमें बीएनपी ने अपने लोग बिठा दिए। अवामी लीग ने इसका विरोध किया। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और हिंसा होने लगी। तब आर्मी ने सिविलियन सरकार हटा दी और अपने हिसाब से केयरटेकर सरकार बनाई। आर्मी ने राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया और चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। इसी दौरान शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों पर अरेस्ट भी किया गया। ये सिलसिला 2 बरस तक चला। फिर दिसंबर 2008 में चुनाव कराने की घोषणा हुई। उससे पहले दोनों नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस चुनाव में अवामी लीग को जीत मिली। शेख हसीना को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद तो उन्होंने लगातार 3 चुनाव और जीते। इन सबके बीच खालिदा जिया और उनकी पार्टी हाशिए पर खिसकती चली गई। बाद के दिनों में उन्होंने भारत के प्रति नरमी दिखाने की कोशिश की। विपक्ष में होने के बावजूद भारत सरकार ने उन्हें एंगेज किया, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। समय समय पर उनका भारत विरोध सामने आता रहा। साल 2018 में खालिदा जिया को करप्शन के एक केस में 17 बरस की सजा हुई। 2018 के चुनाव के वक्त वो जेल में थी। उनके परिवार के किसी मेंबर ने वो चुनाव नहीं लड़ा था। फिर कोरोना महामारी के दौरान उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था। उन्हें जेल से रिहा भी किया गया। फिर तो हर 6 महीने पर उनकी सजा निलंबित होती रही। लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें क्षमादान दे दिया। फिर कोर्ट ने भी उनको दोषमुक्त कर दिया था। जनवरी 2025 में खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन चली गईं। 5 महीने बाद वो ढाका लौटी। खराब हेल्थ की वजह से वो सक्रिय राजनीति से दूर थी, लेकिन बीएनपी की लीडरशिप उनसे सलाह लेती रही। बीमार होने के बावजूद पार्टी की कमान उन्हीं के पास थी। लेकिन 23 नवंबर को उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। फिर उन्हें ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब हालात नहीं सुधरे, तब चीन ने मेडिकल हेल्प भेजने की पेशकश की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद का ऑफर दिया था। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से एक सधा हुआ कदम था। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध पटरी से उतर चुके हैं। हसीना भी भारत में है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक अदालत ने उनको मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनके प्रत्यर्पण की मांग तेज हो गई थी। भारत किसी भी तरह इस स्थिति से बचना चाहता है। कोशिश ये भी कि प्रत्यर्पण के मुद्दे को टालकर संबंध स्थापित किए जाएं। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में बीएनपी की वापसी की प्रबल संभावना है। अगर खालिदा जिया होती तो वो किंग मेकर होती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर भी बीएनपी की विचारधारा पर उनका प्रभाव रहेगा। भारत ने मदद का ऑफर देकर इसको साधने की पहल की थी। बीएनपी ने इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बीएनपी ने यह भी कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने पर ध्यान देगी। हालिया दिनों में उसने जमात इस्लामी की भी आलोचना की है। जमात पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थकों में से है। मुक्ति संग्राम के दौरान जमात के कई नेता नरसंहार में शामिल रहे। कईयों को सजा भी मिली, लेकिन अभी तक खालिदा जिया उनके समर्थन से राजनीति कर रही थी। पहली दफा बीएनपी ने जमात से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। इसको खालिदा जिया के बदले स्टांस के तौर पर देखा जा रहा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये रुख उनके बाद भी बरकरार रहेगा। भारत और बांग्लादेश के हित आपस में इस कदर जुड़े हैं कि आसानी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इस रिश्तेदारी को पटरी पर लाने में खालिदा जिया की भूमिका अहम हो सकती थी। भले ही रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उनमें गर्माहट की उम्मीद बनी रहती। उनके जाने से बांग्लादेश की पहली पीढ़ी के नेताओं का दौर खत्म हो गया है। शेख हसीना पहले ही गेम से बाहर हैं। नई पीढ़ी के नेता 1971 के मुक्ति संग्राम और नरसंहार तक को भूल चुके हैं। वे पाकिस्तान को सच्चे दोस्त, जबकि भारत को दुश्मन की तरह देखते हैं। उनके साथ भारत को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। ये दोनों देशों के संबंधों के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इसी कश्मकश से दूर तक का रास्ता भी निकलेगा। खालिदा जिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उनके जाने से भारत बांग्लादेश संबंध और खराब हो सकते हैं? बांग्लादेश की नई सरकार से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया।